फ्रेंड्स, दिस इज राधिका गौर और आज के इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका एक तो हम सारांश देखेंगे क्योंकि बेटा चैप्टर बहुत बड़ा हो गया था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो आपको यदि मैं एक फटाफट से रिवीजन करा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ में एक एक्सरसाइज है 3.7, वो एक्स्ट्रिक लिखा होगा वहाँ पे, वो इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा एग्जाम में ये एक्सरसाइज नहीं आती, एग्जाम में नहीं आती बट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे रिलेटेड आपको काफ़ी कंपटीशन वगैरह में एग्जाम में जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिशन्स के उनमें आपको सवाल पूछने को रहता है, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को भी आपको करा ही देती हूँ। तो चलिए इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है बेटा, देखिए दो चरों में रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। क्लियर बेटा? चलो रेडी कलर लेते हैं, ग्रीन कलर से ज़्यादा शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप है। तो देखो बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है यदि, ठीक है, और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 है, ये सिचुएशन रहती है। क्लियर? ये व्यापक रूप रहता है सब जो रैखिक समीकरण होता है उनका, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ऐसी वास्तविक संख्या है जहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर 0 के बराबर ना हो और a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर भी 0 के बराबर ना हो। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आई? ये चीज़ हमने यहाँ पे इस सेशन में पढ़ी थी। दूसरी बात आपकी ये पढ़ी थी हमने कि एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल किया जा सकता है। साथ ही दो विधियां हमने पढ़ी थी, एक तो ग्राफिक विधि द्वारा और एक बीजगणित विधि द्वारा, ये चीज हमने डिस्कस किया था। ग्राफिक विधि क्या होती है? दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत होता है। क्लियर बेटा? दूसरी चीज, यदि रेखाएं संपाती हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इस स्थिति में जो समीकरण होता है वो आश्रित संगत होता है, मतलब संगत तो होता है बट आश्रित संगत होता है। क्लियर? तीसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसा हो जाता है? असंगत हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? हमने इस चैप्टर में बीजगणितीय विधि के बारे में भी डिस्कस करा था। तो बेटा देखिए बीजगणितीय विधि क्या कहती है। हमने एक रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने के लिए निम्न विधि पर चर्चा की। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्र गुणन। साथ में ग्राफिक तो हमने पढ़ाई था, ग्राफिक तो अलग रहता है बट बीजगणितीय विधि ये तीनों होती हैं। इन तीनों विधि के बारे में हमने इस सेशन में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ अनेक स्थितियां हैं जिन्हें गणितीय रूप में ऐसे दो समीकरण में प्रदर्शित किया जा सकता है जो प्रारंभ में रैखिक नहीं हो। हमने देखा था ना सबसे लास्ट वाले एक्सरसाइज में कि कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं, कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जो प्रारंभ में रैखिक नहीं होते, लेकिन हम उन समीकरणों को परिवर्तित करके रैखिक समीकरण युग्म में बदल देते हैं और उसके बाद उनके हल निकाल लेते हैं। साथ में देखिए तीन चीज और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी और वो ये थी कि यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है तो एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी तीन जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती है। पहली स्थिति ये कहती है ये v1/v2 के यदि बराबर ना हो तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है बेटा? संगत होता है। दूसरा हमने ये देखा था कि यदि ऐसी स्थिति हो कि a1/a2 b1/v2 के बराबर हो बट c1/c2 के बराबर ना हो तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। और तीसरी चीज हमने ये पढ़ी थी यदि ऐसी सिचुएशन हो कि a1/a2 b1/v2 के बराबर हो और c1/c2 के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म है बेटा वो हमारा
आश्रित संगत होता है। ठीक है, ये चीज अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ ली। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है ना, देखिए, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या हैं। ठीक है बेटा, तो देखो, पहले मित्र के पास कितने रुपए हैं, x रुपए हैं, और दूसरे मित्र के पास y है। ठीक है, तो देखो बेटा, पहली शर्त के अनुसार वो कहता है x की यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे क्या हो जाएगा, मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो y माइनस 100, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2y माइनस का 300। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, दूसरी शर्त के अनुसार y को यदि वो 10 रुपए दे दे तो वो उससे 6 गुना धनी हो जाएगा, मतलब x माइनस 100। तो y माइनस 6x बराबर हो जाएगा माइनस का 70। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो बेटा आपकी 2 इक्वेशन बनी। अब देखिए, आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर आपको y की वैल्यू इतनी ज्ञात होगी। कितनी ज्ञात होगी, y बराबर आपका आ जाएगा 170। अब आप इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 ये है, देखिए, इसमें आपने y का मान रख दिया तो ये x बराबर कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 40 रुपए। ठीक है, तो पहले मित्र के पास कितने रुपए थे, 170, और दूसरे मित्र के पास कितने रुपए थे, 40 रुपए। ठीक है, इस तरीके से हमने इस सवाल को हल करा। तो देखिए कितनी आसानी से सवाल हल हो गया। तो ऐसे ही हम सवालों को हल कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम सवालों को हल करने में अपना कितना एफर्ट डालते हैं बेटा। देखिए, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि 10 किलोमीटर आवर की धीमी गति से चलती है तो नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना बेटा, तो देखो, अब हम इसको सवाल को कैसे हल करेंगे। हम बेटा मान के चलेंगे कि जो रेलगाड़ी है उसने x चाल चली, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, नियत दूरी y किलोमीटर है, नियत घंटे उसे लग रहे हैं y/x। पहली शर्त के अनुसार रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, मतलब ऐसे चलेगी तो नियत समय से 2 घंटे कम लगेंगे। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक क्या, कि y बराबर 2/10 x² प्लस 10x। ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। दूसरी शर्त के अनुसार बेटा ये है कि दूसरी शर्त के अनुसार जो रेलगाड़ी है 10 किलोमीटर धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो y/x माइनस 10 बराबर y/x प्लस का 3। तो यहाँ से बेटा हमें इक्वेशन मिल जाएगी y बराबर 3/10 x² माइनस का 10x। ये आपको 2 इक्वेशन मिल गई बेटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनसे x और y की वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने वैल्यू रखी। यहाँ पे देखिए x बराबर आपका आ जाएगा 50। जब आपका x बराबर 50 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो यहाँ से आपका y बराबर आ जाएगा 600। तो रेलगाड़ी द्वारा जो दूरी तय की गई है वो कितनी की गई है, 600 किलोमीटर। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो देखिए कितना आसान सवाल था, बस डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, हल करने के तरीके पे बेटा। देखो ये क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें C एंगल 3 है, B एंगल 2A एंगल A प्लस एंगल B के बराबर है, मतलब एंगल A और एंगल B को प्लस कर दे तो उसका दुगना है। त्रिभुज के हमें तीनों कोण ज्ञात करने हैं बेटा। तो मान लो क्या, एंगल A बराबर x है, एंगल B बराबर y है, क्लियर, और एंगल C बराबर 3y है, क्लियर। क्यों, क्योंकि एंगल C किसके बराबर है, 3b के बराबर है। ठीक है, इसीलिए हमने ये माना। तो देखो 3 एंगल B किसके बराबर है, 2 एंगल A प्लस एंगल B के। हम x मान के चलते हैं और y मान के चल रहे हैं, तो 3y हो जाएगा 2x प्लस y के। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2x।
बेटा हमें पता है कि ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस का 3y किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से x प्लस 4y 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान रखेंगे। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9x बराबर 180 डिग्री है तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो y बराबर हमारा निकल के आएगा बेटा 40 डिग्री। क्लियर, तो देखिए अब सिंपल सी बात है, हमारे पास a एंगल किसके बराबर है, x के, मतलब किसके बराबर हो जाएगा 20 डिग्री के। b एंगल किसके बराबर है, y के, तो किसके बराबर हो जाएगा 40 डिग्री के। और c एंगल किसके बराबर है, 4 इंटू एंगल b, तो 3 इंटू एंगल b, तो 3 इंटू कितना 40, 3 इंटू 40, तो 3 इंटू 40 हो जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, देखिए 3 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, इस तरीके से आपने कोण निकाल दिया। अगला सवाल देखिए बेटा, ये आपके रैखिक समीकरण है, इनके युग्मों को हल कीजिए। आपके पास 1 2 3 4 5 ये इक्वेशंस दे रखी हैं। आप पहली इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। आप जब हल करेंगे इसको किससे करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा y बराबर -1। ठीक है, यहाँ पे y बराबर -1 मिल गया। अब आप y का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से आपको x बराबर 1 मिल जाएगा, और इस तरीके से आपका ये जो हल है आसानी से हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपकी इक्वेशन है फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन है सेकेंड। आप यूज करना बेटा विलोपन विधि, मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। जब आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको x बराबर आ जाएगा a प्लस बी। इसका मान जब आप y में इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा -2ab अपॉन a प्लस बी। इस तरीके से आपकी x और y की ये वैल्यूज निकल के आपके हाथ के सामने आ जाएंगी। कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, इसी तरीके से है कुछ। देखिए x अपॉन ए माइनस का y अपॉन बी 0 के बराबर है, ax प्लस बी वाई, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 1 से बेटा x बराबर हो जाएगा a वाई अपॉन का b। समीकरण 2 से बेटा आपकी y की वैल्यू निकल आएगी किसकी, b के बराबर। देखिए समीकरण 2 का इस्तेमाल करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी b के बराबर। तो यहाँ से फिर x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a के बराबर। यदि हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है। इस तरीके से हमारा जो सवाल है वो आसानी से हम हल कर पाएंगे। बताओ आप कोई कंफ्यूजन हो रही है इन सवालों को हल करने में? ऑब्वियसली नहीं हो रही होगी, अच्छे से आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या है बेटा कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और इस चक्रीय चतुर्भुज के हमें क्या ज्ञात करने हैं, कोण ज्ञात करने हैं। और हमें यहाँ पे एंगल दे रखे हैं, इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो देखो ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर भी 180 डिग्री होता है। ये चीज बेटा हमें अच्छे से पता है, पहले से पता है। तो देखो आप हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, 4y प्लस 20 माइनस का x ये 180 के बराबर हो गया। समीकरण 2 से ये हमारा 180 के बराबर हो गया, तो हमारी ये इक्वेशंस निकल आई कुछ। अब हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे और हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा -15। और जब हम क्या करेंगे कि x का मान रखेंगे समीकरण 3 में तो हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा 25 के बराबर। ये सिचुएशन हमें पता चल जाएगी। तो अब हम एंगल ए को निकाल सकते हैं, कितना 4y प्लस 20 के बराबर आ रहा है, तो 4 25 प्लस 20 ये 120 डिग्री हो गया। एंगल बी किसके बराबर है, 3y माइनस के 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा 3
25 माइनस का 5 बराबर 70 के बराबर। एंगल सी किसके बराबर है, माइनस का 4x बराबर माइनस का 4 माइनस का 15 बराबर 60 डिग्री के बराबर। एंगल डी किसके बराबर है, माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर माइनस का 7 माइनस का 15 प्लस का 5, ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री के बराबर। इस तरीके से देखो हमारा सवाल आसानी से हमने हल कर दिया। कोई सवाल में कोई कठिनाई हुई नहीं हुई, आसानी से हमने एंगल निकाल लिए। कितने कितने आ गए, 120, क्लियर, 120, 70 डिग्री, 60 डिग्री और 110 डिग्री, ये चारों एंगल हमारे चतुर्भुज के निकल के हमारे सामने आ गए। बस हमने थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल किया और क्वेश्चन को हम हल करते हुए चले गए। तो देखिए बेटा, आज हमने इस सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको दोबारा से रिवाइज कर लिया और साथ में जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.7 है उसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया और उसके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब हम इस चैप्टर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।